प्रिय विद्यार्थियों, पेपर सेकंड दर्शन शास्त्र में तर्कशास्त्र जो पहला प्रश्न पत्र आपके सिलेबस में है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। जो निरपेक्ष न्याय वाक्य है उनके बारे में हम जो है पिछले वीडियो में चर्चा हमने की है। निरपेक्ष न्याय वाक्य क्या है, गुण क्या है, परिमाण क्या है, पद व्याप्ति क्या है, इनके बारे में समझाया गया है। अब आज के वीडियो में हम जो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिसे हम परंपरागत विरोध वर्ग के नाम से जानते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। परंपरागत विरोध वर्ग स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के नाम से जिसे जाना जाता है, उसकी हम चर्चा आज के वीडियो के अंतर्गत करेंगे। महत्वपूर्ण जो है चैप्टर आपका है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए, परंपरागत विरोध वर्ग किसे कहा जाता है, परंपरागत विरोध वर्ग का नामकरण कैसे हुआ, किसके द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया है। अरस्तु ने जो है परंपरागत विरोध वर्ग का नाम जो है निरूपण किया। किस प्रकार से निरूपण किया गया है कि एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य, एक ही उद्देश्य और विधेय वाले अर्थात सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मानक आकार के जो चारों तर्क वाक्य, मानक आकार के 4 प्रकार के तर्क वाक्य बताए गए आप लोगों को। सर्वव्यापी या सामान्य स्वीकारात्मक तर्क वाक्य, सामान्य निषेधात्मक तर्क वाक्य, विशेष स्वीकारात्मक तर्क वाक्य और विशेष निषेधात्मक तर्क वाक्य, ये 4 प्रकार के मानक आकार के तर्क वाक्य हैं। इन मानक आकार के तर्क वाक्यों के विरोध के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं कि एक ही उद्देश्य और विधेय वाले चारों मानक आकारों में क्या होगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की चर्चा हम करेंगे। एक ही उद्देश्य और विधेय वाले मानक आकार के तर्क वाक्य, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों में एक ही होगा, ठीक है। एक ही उद्देश्य और विधेय वाले मानक आकार के तर्क वाक्य जो गुण में भिन्न हो, परिमाण में भिन्न हो या गुण और परिमाण दोनों में भिन्न होते हैं, उन्हें अरस्तु ने परंपरागत विरोध वर्ग का नाम दिया। परंपरागत विरोध वर्ग का नाम किसको दिया है? एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य जो या तो गुण में भिन्न हो या परिमाण में भिन्न हो या गुण और परिमाण दोनों में भिन्न पाए जाते हैं, ऐसे तर्क वाक्यों को एरिस्टोटल के द्वारा जो है परंपरागत, जो परंपरा से चले आ रहे हैं, परंपरागत विरोध वर्ग का नाम दिया है। इस परंपरागत विरोध वर्ग के 3 घटक माने गए, 3 स्तंभ है जिन पर यह सारा ढांचा जो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो ढांचा है वो टिका हुआ है। इसके 3 जो परंपरागत विरोध के जो 3 घटक हैं, एक है तो है व्याख्याति, दूसरा है विपरीत और तीसरा है विरोध। तीन घटक है। इसके 3 घटक है, परंपरागत विरोध वर्ग के 3 घटक माने गए। कौन कौन से? एक तो व्याख्याति, कॉन्ट्रेडिक्टरी जिसे कहा जाएगा, विपरीत कॉन्ट्रेरी एंड सब कॉन्ट्रेरी जो विरुद्ध कहलाती है। 3 जो है घटक है जिन पर हमारा जो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो परंपरागत विरोध वर्ग है उसका ढांचा जो है टिका हुआ है। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के अंतर्गत जो है 3 हम जो है घटकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो व्याख्याति है, कॉन्ट्रोडिक्टरी है, उनकी बात हम करेंगे। फिर जो है विपरीत और विरुद्ध के चर्चा करेंगे। फिर इसका जो मॉडल है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का जो मॉडल है, उसकी बात हम करेंगे। तो देखिए 3 घटक है, उसके अंतर्गत जो पहला घटक है व्याख्याति है। व्याख्याति से तात्पर्य क्या है? एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य, एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों का एक ही होगा। एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य जो गुण और परिमाण दोनों में भिन्न पाए जाते हैं। एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य जो गुण और परिमाण दोनों में ही भिन्न पाए जाते हैं, ऐसे तर्क वाक्यों को, ऐसा जो भिन्नता जो देखने को मिल रही है उसे हम व्याख्याति का कहते हैं। व्याख्याति का तात्पर्य स्पष्ट है क्या? एक ही उद्देश्य और विधेय वाले मानक आकार के तर्क वाक्य जो गुण में भी भिन्न है और परिमाण में भी भिन्न पाए जाते हैं, ऐसे तर्क वाक्यों को हम क्या कहते हैं? व्याख्याति।
ये व्याख्याति तर्क वाक्य न तो एक साथ सत्य होते हैं और न ही एक साथ क्या होते हैं, असत्य होते हैं। एक साथ न तो ये सत्य होंगे और न ही एक साथ असत्य होंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत माने जाते हैं, विरुद्ध माने जाते हैं। तो ये एक दूसरे के विरोधी होने के कारण न तो ये एक साथ सत्य हो सकते हैं और न ही एक साथ असत्य हो सकते हैं। तो दोनों बात मैंने बताई, डेफिनेशन के रूप में भी बताया कि व्याख्याति किसको कहते हैं, एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य जो गुण में और परिमाण दोनों में भिन्न पाए जाते हैं, उन्हें हम व्याख्याति कहते हैं। ये एक साथ न तो सत्य होते हैं और एक साथ न असत्य होते हैं। अर्थात तात्पर्य है कि एक सत्य होगा तो दूसरा असत्य होगा, एक असत्य है इसका तात्पर्य दूसरा सत्य होगा, यह अनिवार्य रूप से हमें देखने को मिलता है। तो व्याख्याति तर्क वाक्य कौन कौन से हैं? ए का व्याख्याति तो है ओ। मानक आकार के 4 प्रकार के तर्क वाक्यों की बात की थी, ए, ई, आई, ओ, 4 प्रकार के तर्क वाक्य हैं। उनमें ए तर्क वाक्य का व्याख्याति तो कौन सा है? ओ तर्क वाक्य। ई तर्क वाक्य का व्याख्याति कौन सा है? आई व्याख्याति। अर्थात एक दूसरे के, ए का ओ हो गया, ओ का क्या हो गया? ए हो गया। ई का आई व्याख्याति हो गया, आई का व्याख्याति क्या हो गया? ई हो गया। तो इसके अंतर्गत जो है ये उदाहरण के रूप में हम देखेंगे। सबसे पहले व्याख्याति का उदाहरण हम करें तो व्याख्याति का उदाहरण देखिए है कि ए तर्क वाक्य है सभी जज वकील है, सभी जज वकील है। दूसरा है, इसका व्याख्याति क्या है? ओ, कुछ जज वकील नहीं है। ये देखिए सेंटेंस, ये व्याख्याति है। ए का व्याख्याति क्या है? ओ। इस प्रकार से उदाहरण के लिए देखिए, सभी जज वकील है, सभी जज वकील। इसका व्याख्याति क्या बताया गया? कुछ जज वकील नहीं है। अब मैंने कहा था कि व्याख्याति किसको कहते हैं? जो गुण और परिमाण दोनों में भिन्न पाए जाते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो एक ही है। ये देखिए उद्देश्य और ये विधेय, इसका भी उद्देश्य और विधेय एक ही है। सबसे पहले बात करें कि परिमाण दोनों का एक है क्या? तो ये देखिए, ये सभी, इसका मतलब सामान्य तर्क वाक्य, ये कुछ है, ये विशेष तर्क वाक्य, दोनों का परिमाण भिन्न है। ठीक है। ये कह रहा वकील है, गुण की बात हम करें, वकील है, ये कह रहा वकील नहीं है। तो परिमाण भिन्न है और गुण भी क्या हो गया? भिन्न। एक वकील है, दूसरा वकील नहीं है। तो दोनों जो है गुण भी भिन्न है और परिमाण भी भिन्न है, इसलिए एक दूसरे के जो विपरीत है वो तर्क वाक्य व्याख्याति कहलाएंगे। ये ना तो एक साथ सत्य होंगे और नहीं एक साथ असत्य होंगे। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण यदि अपन लें, दूसरा उदाहरण यदि इसका लिया जाए तो ए होगा और आई होगा। जैसे कोई खिलाड़ी शाकाहारी नहीं है, शाकाहारी नहीं, ये हो गया आपका कुछ खिलाड़ी शाकाहारी है। आई तक वाक्य इसलिए शाकाहारी। ठीक है। कोई खिलाड़ी शाकाहारी नहीं है, कुछ खिलाड़ी शाकाहारी है। ठीक है। तो ये देखिए, इसका जो परिमाण की बात हम करेंगे तो ये सर्वव्यापी या सामान्य निषेधात्मक तर्क वाक्य है। ठीक है, सामान्य है। और इसका परिमाण क्या है? विशेष है, कुछ है, इसका मतलब विशेष। अर्थात इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो है परिमाण में तो भिन्न है, परिमाण तो इसका दोनों का भिन्न है, लेकिन दोनों का जो गुण है वो समान है। तो परिमाण में भिन्न परंतु गुण में समान है। ये चूंकि ई और आई की बात अपन कर रहे हैं, तो देखिए दोनों चीजें हो गई। ये तो व्याख्याति, इसलिए इसकी क्या करेंगे? ये परिमाण में भिन्न है, ठीक है, और गुण में भी भिन्न है। ये शाकाहारी है, नहीं है, और ये शाकाहारी है। तो पहले वाले वाक्य की तरह गुण में और परिमाण दोनों में भिन्न है, क्योंकि जो व्याख्याति होता है वो गुण और परिमाण दोनों में भिन्न पाया जाता है। तो ई का व्याख्याति क्या है? आई। तो इसका परिमाण देखेंगे तो कोई, इसका मतलब सामान्य
तर्क वाक्य है, ये कुछ है, ये विशेष है, तो गुण परिमाण भिन्न हो गया। ये कह रहा शाकाहारी नहीं है, ये कह रहा शाकाहारी है, तो ये गुण भी क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य हैं, परंतु गुण और परिमाण दोनों में ही भिन्न पाए जाते हैं, इसलिए ये तर्क वाक्य जो है व्याख्याति कहलाएंगे। ये एक साथ न तो सत्य होंगे और नहीं असत्य होंगे। तो स्पष्ट है व्याख्याति कौन सा है, ए का व्याख्याति तो है ओ, ए का व्याख्याति जो है, ए का व्याख्याति तो हो गया ओ, और बी का व्याख्याति क्या हो गया आई। ये इसका व्याख्याति, ये सामान्य, ये विशेष, ये स्वीकारात्मक है, ये निषेधात्मक है, गुण और परिमाण दोनों में भिन्न होंगे। ये देखिए विशेष है, ये सामान्य निषेधात्मक है और विशेष स्वीकारात्मक, ये स्वीकारात्मक है, ये निषेधात्मक है और ये स्वीकारात्मक है। इसका तात्पर्य गुण और परिमाण दोनों में, ये सामान्य है और ये विशेष है। तो क्या हो गया, सामान्य और विशेष में क्या हो गया, परिमाण में भिन्नता होगी। ये निषेधात्मक और ये स्वीकारात्मक, गुण में भिन्नता होगी। तो दोनों में भिन्न है, तो गुण में भी भिन्न है और परिमाण में भी भिन्न है, इसलिए ये दोनों जो है व्याख्याति कहलाएंगे। ए का व्याख्याति तो वो है, बी का व्याख्याति आई मान। पहली स्थिति, पहला जो घटक है उसकी चर्चा हमने की है। दूसरा घटक जो है विपरीत है। विपरीत का तात्पर्य क्या है, एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य, एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो एक ही होगा। एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य जो परिमाण में तो समान है परंतु गुण में भिन्न है, ऐसे तर्क वाक्यों को विपरीत कहा जाता है। क्या कि जो परिमाण में तो समान है लेकिन गुण में क्या पाए जा रहे हैं, भिन्न पाए जा रहे हैं, ऐसे तर्क वाक्यों को हम क्या कहेंगे, विपरीत कहेंगे। जो सामान्य तर्क वाक्य है, जो सर्वव्यापी तर्क वाक्य है, वो विपरीत तर्क वाक्य कहलाते हैं। तो सर्वव्यापी तर्क वाक्य या सामान्य तर्क वाक्य कौन से, ए और ई। ए और ई तर्क वाक्य विपरीत तर्क वाक्य हैं। विपरीत तर्क वाक्य से तात्पर्य क्या है, एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य जो परिमाण में समान हो परंतु गुण में भिन्न पाए जाते हैं, ऐसे तर्क वाक्यों को हम विपरीत तर्क वाक्य कहते हैं। ये देखिए ए तर्क वाक्य, जैसे सभी कलाकार ज्ञानी, ये सेंटेंस ले ली, सभी कलाकार ज्ञानी, और ये तर्क वाक्य हम ले लेते हैं, कोई कलाकार ज्ञानी नहीं है। देखो सभी कलाकार ज्ञानी है, सभी कोई भी कलाकार ज्ञानी नहीं है। अब इसका देखिए परिमाण की बात करो, यह सभी की बात कर रहा है, सामान्य तर्क वाक्य। कोई नहीं, इसका तात्पर्य कोई से जो हो रहा है वो भी सामान्य तर्क वाक्य। तो दोनों का परिमाण एक ही हो गया, ये भी सबकी बात कर रहा है, ये भी सबकी बात कर रहा है, लेकिन उसका जो गुण है, ये कह रहा है ज्ञानी है, ये ज्ञानी नहीं, ये स्वीकारात्मक है, ये निषेधात्मक है। तो गुण एक नहीं है, गुण क्या है, अलग भिन्न है। गुण जो है एक स्वीकारात्मक में और एक निषेधात्मक, परिमाण दोनों का है। तो परिमाण में तो समान है परंतु गुण में भिन्न पाए जाते हैं, ऐसे तर्क वाक्यों को हम विपरीत तर्क वाक्य कहते हैं। तो विपरीत तर्क वाक्य का नियम है कि ये दोनों एक साथ असत्य तो हो सकते हैं, ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। देखिए मैंने व्याख्याति के लिए कहा था कि दोनों तर्क वाक्य न तो एक साथ सत्य हो सकते और नहीं एक साथ असत्य हो सकते हैं, परंतु विपरीत में क्या है कि दोनों तर्क वाक्य एक साथ असत्य तो हो सकते हैं परंतु सत्य नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य असत्य से तात्पर्य क्या है, सत्य और असत्य भी हो सकते हैं, परंतु कंडीशन क्या है कि दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते, सत्य नहीं होंगे। दोनों असत्य हो सकते हैं या सत्य और असत्य हो सकते हैं, परंतु क्या नहीं होने चाहिए, सत्य नहीं हो सकते। इसका तात्पर्य असत्य है परंतु सत्य नहीं होंगे, यह विपरीत का उदाहरण है। उसके बाद में विरुद्ध क्या है कि जो अंश व्यापी तर्क वाक्य या विशेष जो तर्क वाक्य है उन्हें विरुद्ध कहा जाता है। जो एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्क वाक्य है, जो
परिमाण में तो समान है परंतु जो गुण में भिन्न पाए जाएंगे उनको हम क्या कहेंगे? विरुद्ध। विरुद्ध। ये देखिए, कुछ विद्यार्थी संगीतज्ञ है, कुछ विद्यार्थी संगीतज्ञ नहीं है। ये देखिए, विरुद्ध में कुछ विशेष है, कुछ विशेष है, दोनों का परिमाण एक ही है, दोनों अंश व्यापी है, दोनों विशेष तर्कवाक्य है। संगीतज्ञ है स्वीकारात्मक तर्कवाक्य, संगीतज्ञ नहीं है निषेधात्मक। दोनों का परिमाण तो एक ही है लेकिन दोनों का गुण भिन्न है। जैसे हम विपरीत में देख रहे थे कि वहां भी परिमाण तो समान था परंतु गुण भिन्न था। विरुद्ध में देख रहे हैं कि वहां भी परिमाण तो समान है परंतु गुण भिन्न है। व्याख्याति में देखे थे कि दोनों ही भिन्न है, गुण में भी जो है समान नहीं और परिमाण में भी समान नहीं है। तो ये जो है जो एक ही उद्देश्य और विधेय वाले तर्कवाक्य जो परिमाण में तो समान है परंतु गुण में भिन्न पाए जाते हैं, ऐसे तर्कवाक्यों को हम विरुद्ध तर्कवाक्य कहते हैं। और विरुद्ध तर्कवाक्य जो है एक साथ सत्य तो हो सकता है परंतु दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। एक साथ सत्य तो हो सकता है लेकिन दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकते? असत्य नहीं हो। विपरीत में क्या बताया गया था कि दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं परंतु दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते। विरुद्ध उसके विपरीत है, दोनों एक साथ सत्य तो हो सकते हैं परंतु दोनों एक साथ असत्य, दोनों वाक्य, अर्थात ये दोनों वाक्य एक साथ सत्य हो सकते हैं परंतु दोनों असत्य नहीं हो सकते। तो ये जो है विरुद्ध है। ये तीन घटक मैंने आप लोगों को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो परंपरागत विरोध वर्ग जो है अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया है उसके तीनों घटकों की चर्चा की गई, जिसके आधार पर हम संपूर्ण स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का ढांचा उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है मैंने तीनों घटकों के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो के अंतर्गत इसके घटकों के बारे में जो अन्य है, उपाश्रय है, उपाश्रयण है, उपाश्रित है और उनके मापदंडों के आधार पर एक एक मानक आकार का मूल्य जो है निकालेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को अवश्य देखें, वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक जो है साथियों को इसके साथ में जोड़ने का कार्य करें, एक दूसरे को शेयर करें ताकि तर्कशास्त्र का आपको लाभ होगा। तर्कशास्त्र जो है केवल विषय के रूप में ही नहीं पढ़ना, वरन तर्कशास्त्र आपका जो है अपने आप को विवेकशील कैसे बनाए, अपने आप को तार्किक कैसे बनाए, उसके लिए भी तर्कशास्त्र का अध्ययन बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम तार्किक नहीं हैं तो हम जो है किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। जो जैसा कह देगा हम उस बात को उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे। इसलिए मनुष्य को तार्किक अवश्य बनना चाहिए और तार्किक बनने के लिए तर्कशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक माना जाता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें और नियमित रूप से अध्ययन करें, वीडियो देखें ताकि आप लोग जो है इसको समझ